सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती, और जो ना शुभ है न मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में शांति की। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में शांति की राह निकालने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कवायद कर रहे हैं। पहले उन्होंने युद्ध विराम के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मनाने के लिए राजी किया और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की। 18 मार्च को दोनों के बीच फोन पर बात हुई। इस बातचीत से क्या कोई रास्ता निकला या नहीं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। और दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा है, इजराइल और हमास की लड़ाई। इसमें भी संघर्ष विराम की बात थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि ये जारी नहीं रह सका। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास से इस कदर खफा हुए कि गाजा में तबाही मच गई। अब यूक्रेन तो युद्ध विराम के लिए मान गया, लेकिन अमेरिका का प्रस्ताव रूस को शायद रास नहीं आया। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में बात कुछ आगे तो बढ़ी ही। एक दिन पहले ही दोनों के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत का क्या परिणाम निकला, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग में अब कुछ ठहराव की स्थिति बनी है। यूक्रेन को युद्ध विराम समझौते के लिए तैयार करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मंगलवार को फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत में ट्रंप और पुतिन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने के लिए एक प्रारंभिक समझौता हुआ। क्रेमलिन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को 30 दिन के लिए एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला बंद करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पुतिन ने अपनी सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत में ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने पर भले ही बात बन गई हो, लेकिन पुतिन व्यापक युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। रूस के हमले में 80% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर गंवा चुके यूक्रेन के लिए फौरी तौर पर इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप सरकार तो इसे युद्ध रुकवाने की दिशा में पहला कदम बता रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रही है। हम सभी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और इस भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। 11 मार्च को सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर पर सहमति जताई थी। हालांकि तब रूस ने किसी भी अस्थायी सीज फायर से इनकार किया था, जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो युद्ध विराम की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। Дуже важливо, що завтра вже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. हालांकि ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए पुतिन के राजी होने की एक उम्मीद की किरण जगी है कि आगे कुछ बेहतर की संभावना है। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर खुद भी ये उम्मीद जताई। उन्होंने लिखा, शांति के लिए अनुबंध के कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें ये भी शामिल है कि हजारों सैनिक मारे गए। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों इसे समाप्त होते देखना चाहते हैं। ये प्रक्रिया जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि मानवता की खातिर हम ये काम पूरा कर लेंगे। जब भी डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं तो उसके पहले वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात कर लेते हैं और जेलेंस्की को समझा देते हैं कि अब समय आ गया है कि जेलेंस्की कुछ छोटी छोटी रूस की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। अगर जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बातों को नहीं मानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है क्या करना है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन की तरफ से ये भी बताया गया है कि ट्रंप से बातचीत में पुतिन ने ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन अगले ही दिन 175 युद्धबंदियों की अदला बदली करने वाले हैं, जिसमें रूस यूक्रेन को 23 बुरी तरह से घायल सैनिक भी सौंपेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और इसे रुकवाने का दावा भी करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। You have a situation where you have a lot of guns pointing at each other foolishly because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen, and it did happen. So that's where we are. And right now, you have a lot of guns pointing at each other, and a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They are nicely encircled, and that's not good. ट्रंप के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक चली बातचीत में पुतिन ने महीने भर के उस पूर्ण संघर्ष विराम की योजना को न कह दिया, जिसे सऊदी अरब में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ ट्रंप की टीम ने तैयार किया था। अमेरिकी टीम ने उसे 30 दिन के तत्काल संघर्ष विराम के लिए राजी कर लिया था, जिसमें जमीन, हवा और समंदर में पूरी तरह युद्ध विराम शामिल था। लेकिन रूस इसके लिए राजी नहीं हुआ। दरअसल पूर्ण युद्ध विराम को लेकर रूस की कुछ शर्तें हैं। यूक्रेन को विदेशी सैन्य सहायता पर पूरी तरह से रोक लगे, सहयोगियों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियार और खुफिया जानकारियों पर रोक लगे। इन सब के अलावा रूस की तरफ से पहले ही ये मांग की जा चुकी है कि नाटो देश ये वायदा करें कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। साफ है कि आगे होने वाली किसी भी शांति वार्ता में रूस की ओर से यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के मकसद से अहम मांगे शामिल रह सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बात से सहमत हो गए हैं कि 30 दिन तक सीजफायर होना चाहिए और इस सीजफायर के दौरान ना तो रूस और ना ही यूक्रेन उभय पक्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या हाईवेज, मेट्रो, रेलवे मार्शलिंग यार्ड या डैम्स पर हमला करेंगे। ऐसा करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत उभय पक्ष एक दूसरे में अपना विश्वास जताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप रूस की 2 छोटी मांगों को मान गए हैं। एक तो ये है कि शायद यूक्रेन आने वाले 10 या 20 साल तक नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरा, जो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी रूस के पास दोनांस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरोजिया और खैरसोन है यूक्रेन के प्रांत, वहां यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना शामिल होगा। राष्ट्रपति बनने के बाद वो इसकी पहल शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन को युद्ध विराम के लिए तैयार करने के बाद अब वो रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप और पुतिन जल्द ही मध्य पूर्व में आगे की शांति वार्ता जारी रखने पर सहमति जता चुके हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ बात बनती नजर आ रही है, जिससे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि कोई ठोस नतीजा भी निकलकर सामने आएगा, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच शांति की पहल की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक दिन पहले उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की, तो एक दिन बाद यानी आज उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई, जिसका अहम हिस्सा पुतिन के साथ हुई बातचीत पर आधारित था। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत हुई है। ट्रंप ने लिखा है कि हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉट से चर्चा के लिए गए बिंदुओं का सटीक विवरण देने के लिए कहेंगे और वक्तव्य जल्द ही जारी किया जाएगा। ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत की जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी लिखते हुए कहा कि एक बहुत अच्छी बात करीब 1 घंटे तक हुई है और जल्द ही उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने इस बात की जानकारी वक्तव्य भी जारी किया जाएगा। इस बात का जिक्र भी किया और जो बातचीत हुई है उसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत का अहम मुद्दा सुरक्षा रहा।
रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बहाली के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशों में लगातार जुटे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात की है। हालांकि ट्रंप से पहले अमेरिका और रूस में इस मुद्दे पर बातचीत दूर की कौड़ी ही थी, लेकिन महज 35 दिनों में ही अमेरिका और रूस के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है। 12 फरवरी को भी ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बात की। इसके बाद 27 फरवरी को इस्तांबुल में अमेरिका और रूस के डिप्लोमेट्स की मीटिंग हुई। 13 मार्च को ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से ने पुतिन से मुलाकात की थी और 18 मार्च को एक बार फिर ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। हालांकि शांति की राह पर अभी बात भले ही बहुत नहीं बढ़ पाई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और कुछ बेहतर होने की उम्मीद जरूर करनी चाहिए। एक तरफ दुनिया में शांति की उम्मीद की जा रही है, तो दूसरी ओर जंग का एक मोर्चा खतरनाक होता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच लड़ाई की। हमास के रुख से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर खफा हो गए कि गाजा में त्राहिमाम मच गया। यहां सीज फायर तो टूटा ही, दोनों के बीच शांति की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लग गया है। इजराइल के ताबड़तोड़ ताजा हमलों ने गाजा पट्टी को तहस नहस करके रख दिया है। हर तरफ बस तबाही के निशान ही दिख रहे हैं। माह रमजान में गाजा की जमीन जैसे कब्रिस्तान में तब्दील होती जा रही है। मंगलवार को किए गए इजराइल के हवाई हमलों में 413 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चों से लेकर हमास के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। इजरायली हमले में पहले से तबाह हो चुके गाजा में नए सिरे से हवाई हमले होने से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इजराइल का गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल का दावा है कि यह हमला तब किया जब हमास ने सीज फायर समझौते में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया। इस युद्ध के लिए हमास जिम्मेदार है। उसने हमारे शहरों पर हमला किया, हमारे लोगों की हत्या की, महिलाओं के साथ रेप किया और हमारे प्रियजनों का अपहरण किया। हमास ने हमारे बंधकों को रिहा करने के लिए एक के बाद एक प्रस्ताव ठुकरा दिए, इस उम्मीद में कि हमास अपना रास्ता बदल लेगा। पिछले 2 हफ्तों में इजराइल ने कोई सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमास ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि मैंने कल हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के नवीनीकरण को मंजूरी दी। सीज फायर के पहले चरण में 25 इजरायली बंधकों की रिहाई और बदले में 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई थी, लेकिन दूसरे चरण पर सहमति नहीं बन पाई, जिसमें बाकी बचे 59 बंधकों की रिहाई और युद्ध को खत्म करने पर चर्चा होनी थी। इसको लेकर इजराइल का गुस्सा बुरी तरह भड़क उठा है। इजराइल के ताजा हमलों के साथ ही 19 जनवरी को गाजा और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर टूट चुका है। हमास ने इसे एक तरफा उल्लंघन करार दिया। इजराइल पर फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इससे इनकार करते हुए फिलिस्तीनियों को खतरे के प्रति आगाह भी कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना नहीं बनाता। हम हमास आतंकवादियों को निशाना बनाते हैं और जब ये आतंकवादी नागरिक क्षेत्रों में घुस जाते हैं, तब वे नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो ही सभी अनपेक्षित हताहतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों को हमास आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचना चाहिए और मैं गाजा के लोगों से अपील करता हूं कि वे खतरे से दूर रहें, सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं, क्योंकि हर नागरिक की मौत एक त्रासदी है और हर नागरिक की मौत हमास की गलती है। इजराइल के ताजा हमलों के बाद न सिर्फ हमास की कैद में मौजूद 59 इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है, बल्कि इजराइल की ताजा कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व में शांति को भी तगड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू इन हमलों को सिर्फ शुरुआत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सीज फायर की बात भी अब हमलों के बीच ही होगी। साफ है कि इजराइल अब हमास पर बड़ा कहर बरपाने की तैयारी में है।
मैं दुनिया भर के अपने सभी दोस्तों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इजराइल लड़ेगा और इजराइल जीतेगा। हम अपने लोगों को वापस लाएंगे और हमास को नष्ट कर देंगे। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम इन सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते, और हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम अपने देश को शांति, समृद्धि और आशा का भविष्य नहीं दे देते। अमेरिका ने इजराइल के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि हमला करने से पहले उससे सलाह ली गई थी, यानी साफ है कि अमेरिका की भी इसमें सहमति थी। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अपने बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी धन्यवाद दिया है। साथ ही हमले की आलोचना करने वालों पर भी सवाल खड़े किए हैं। जो लोग इजराइल की आलोचना करते हैं उनसे मैं पूछता हूं कि अगर आतंकवादी आपके बच्चों की हत्या कर दें और उनका अपहरण कर लें तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस वक्त से शुरू हुई जंग में गाजा 90% तबाह हो चुका है। जनवरी 2025 में हुए संघर्ष विराम से पहले तक इस जंग में इजराइल में 1139 लोगों की जान चली गई, तो गाजा में 46,707 लोगों की मौत हुई। इजराइल की ताजा हमलों को लेकर हूती ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। इन सब के बीच इजरायली सेना ने लोगों से पूर्वी गाजा छोड़ने और मध्य की तरफ बढ़ने के लिए कहा है, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल जल्द ही नए सिरे से जमीन से सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में गाजा में हो रही हिंसा और मानवीय त्रासदी पर गहरी चिंता जताई गई है। भारत ने गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की अहमियत पर जोर दिया है। साथ ही सभी बंधकों की रिहाई को भी आवश्यक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।